हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 7 और 8 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, आज बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है। ध्यान से देखना क्या क्या टॉपिक है। जैसे केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है 2020 का, वो किसे मिला है और इस अवार्ड को क्यों दिया गया है, किस खोज के लिए दिया गया है। एक और बात कि नोबेल प्राइज़ की वजह से जेनेटिक सीजर्स चर्चा में आ गया है। जेनेटिक कैंची तो क्या होता है, डीएनए कैसे बनता है। इसके अलावा एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। चीन को घेरने के लिए क्वाड यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की उसकी बैठक हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ है, कहाँ पर बैठक हुई। सीबीआई के पूर्व निदेशक और 2 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, उनकी बॉडी फंदे से लटकी मिली है। और इसके अलावा जो मशहूर मिर्च है डले खुर्सनी, वो किस राज्य का जीआई टैग उसको मिला है। तो इस तरह के कई सारे टॉपिक हैं, तो डिटेल बताऊंगा। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन हैं। इनमें से आंसर होगा बी और सी। कौन कौन? तो इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर ए डॉडना। ओके, हिंदी में यही उच्चारण होता है इसका। कई जगह आपको डिफरेंट उच्चारण देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मैंने नोबेल प्राइज़ का जो अनाउंसमेंट हुआ उस दौरान जो मैंने सुना वो ये उच्चारण था। ओके, तो नोबेल पुरस्कार समिति ने स्टॉकहोम स्वीडन में 7 अक्टूबर को इन विजेताओं के नाम की घोषणा की। दोनों के खास बात है कि दोनों महिलाएं हैं। और आपको बता दूं कि इमैनुअल शारपेंतिये हैं, वो फ्रांस से हैं और बर्लिन यानी जर्मनी में स्थित जो मैक्स प्लैंक यूनिट फॉर साइंस ऑफ पैथोजेंस उससे जुड़ी हुई हैं। जबकि जेनिफर ए डॉडना जो है वो अमेरिका से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी यूएसए से जुड़ी हुई हैं। ओके, और इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो अब जो 2 महिला का नाम जुड़ जाएगा, अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, जैसे ही ये मिल जाएगा अवार्ड तो उसके साथ ये संख्या 7 हो जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि कितने महिलाओं को या कितने महिला वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो अब तक है 5 और ये 2 नए आ गए हैं, तो संख्या हो जाएगी 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल बताने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन होगा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 2 वैज्ञानिकों, कौन कौन? इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर ए डॉडना, तो उनको नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है। किस उपलब्धि के लिए? आंसर होगा जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स फॉर जीनोम एडिटिंग। ओके, देखिए, इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर ए डॉडना, तो उन्होंने जीन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल विकसित किया, उसको कहते हैं CRISPR-Cas9। ओके, और ये जीनोम एडिटिंग तकनीक है और इसको जेनेटिक सीजर्स का भी नाम दिया गया है। जेनेटिक सीजर्स मतलब कैंची। आप मेरे बगल में फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, ये नोबेल प्राइज़ समिति की तरफ से जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो उस समय की ये फ़ोटो है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक महिला डीएनए को कैंची से काट रही है। तो कुछ ऐसा ही होता है जेनेटिक सीजर्स के दौरान। थोड़ा डिटेल इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों तक के जेनेटिकली बदलाव किए जा सकते हैं। ओके, और इससे कैंसर सहित बहुत सारी गंभीर जो बीमारियां हैं, इसके अलावा जो जेनेटिकली जो दिक्कतें होती, बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक बीमारी होती है, उसका इलाज किया जा सकता है। ये संभव हो सका है इन्हीं दोनों के रिसर्च की वजह से। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं, उससे पहले जान लेते हैं कि जीन क्यों इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक्स, देखिए, जीन जो है वो जीन्स जो है वो जीवों में गुणों का स्थानांतरित करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। हर जीन जो है वो किसी खास तरह के गुण से संबंधित होता है। ओके, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में जानते होंगे। जीन के द्वारा क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुण का ट्रांसफ़र होता है, क्वालिटी का। जैसे कोई कैसा दिखता है, देखने में कैसा है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, तो इसी जीन में बदलाव अगर कर दिया जाए
तो उसकी गुण की विशेषता जो है, उसकी खूबी जो है वो बदल जाएगी। ओके, और ये जीन्स जो हैं वो अच्छे गुण के भी होते हैं और कुछ खराब गुण के भी होते हैं। जैसे कुछ खराब गुण वाले जो होते हैं वो बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक सीजर्स, उसके तहत इन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ओके, तो इसको समझ लेते हैं कि जेनेटिक सीजर्स क्या होता है। देखो उदाहरण देता हूँ मैं, थोड़ा डिटेल हो रहा है। देखिए उदाहरण कपड़े से देता हूँ मैं। अगर कोई दाग लग गया मान लो इस टी शर्ट में, तो हमने या जल गया किसी वजह से, तो हमने इतना हिस्सा काट दिया और नया एक कपड़ा इसी तरह का लगा दिया, चिप्पी लगा दिया। तो इस तरह की भी चीज़ें होती है। तो ऐसा ही कुछ जेनेटिक सीजर्स में होता है। कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और जेनेटिक सीजर्स को लेकर खासकर यूपीएससी में और तमाम एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कैसे काम करता है ये, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कोशिकाओं के बारे में, डीएनए के बारे में। तो देखिए कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, आप मेरे बगल में देख रहे हो जो एक्स की तरह सा दिख रहा है वो क्रोमोसोम है। ओके, और ये जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, और डीएनए जिसको हम देख नहीं सकते नंगी आँखों से, उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर तक हो सकती है। और ये कोशिका के कोर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ओके, और डीएनए के अंदर बहुत सारे बेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो कि समूह का निर्माण करके जीन का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो डीएनए है और ये बेस पेयर में आपस में जुड़कर बने होते हैं। बेस पेयर क्या? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो जुड़ा हुआ है ये बेस पेयर, ठीक है। मूलतः ये नाइट्रोजन बेस होता है और विशेष प्रकार के जो बेस हैं वो आपस में मिलकर खास करके जीन का निर्माण करते हैं, जीन्स का, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे ATGC, तो A जो है वो नाइट्रोजन बेस है और T इसके साथ जुड़कर बेस पेयर का निर्माण करता है। तो इस तरह से 3-3 करके आगे बढ़ते जाते हैं और वो फिर जीन बन जाता है। तो पूरा डीएनए जो है इसी बेस पेयर पे ही बना होता है। आप जो देख रहे हो ये लंबा, ओके, मुद्दा समझ रहे हैं आप? तो डीएनए तो आप देख लिया ये होता है। और सीजर क्या होता है? कैंची क्या? देखिए सीजर का मतलब हुआ यहाँ पर जेनेटिक सीजर का मतलब, सीजर जो है एक तरह का केमिकल है, उसका नाम दिया गया है सीजर, जो डीएनए को एक विशेष जगह से काट देता है, हटा देता है। जैसे आप डीएनए का जो ग्राफिक्स देख रहे हैं उसमें AT, CG, TA, GC, TA, इस तरह से ये बेस पेयर बना हुआ है। तो इसी तरह के 3-3 नाइट्रोजन बेस बनकर जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं कई सारे। और जैसे ACT, इसका जो पेयर है वो जेनेटिक कोड हो गया। तो एक जीन में इस तरह के कई जेनेटिक कोड हो सकते हैं। और सीजर जो है यानी एक केमिकल है जो डीएनए को खास जगह से काटने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि इच्छा अनुसार हम बीच से काट दें और बाकी बेस पेयर को जोड़ दें। तो जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसा हमने काट के जोड़ दिया। और ये पता रहता है कि किस वजह से क्या जो गुण होते हैं, या फिर अगर कोई बीमारी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, इसके बारे में पहले पता लगा लिया जाता है। तो इस तरह से सारे फंक्शंस को बदल दिए जाते हैं। ये कैसे होता है? जैसे आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर बनाने में 0-1 का यूज़ होता है मेनली। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है इंटरनल, वो 0-1 से कंप्यूटर संचालित होता है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका कोड होता है 0-1 को ही एक अलग कोड में प्रोग्राम में बना लेते हैं। जैसे C लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज में, तो उसमें हम प्रोग्राम में कोडिंग चेंज कर देते हैं। तो अगर कोई सेव हो रहा है तो उसके बदले कुछ और बटन उसी से काम करने लगता है। ओके, समझ रहे हो आप बात? तो ये इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जीन्स को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। ओके, तो उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं, जैसे डायबिटीज के लिए जो इंसुलिन जो तैयार होता है, जो भी मार्केट में अभी इंसुलिन मिलता है, वो बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया का जो उसके जो जीन है, उसके सेल के जीन में बदलाव कर दिया गया और उसी वजह से इकोलाई बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगता है। आप देख रहे हो इस तरीके से। पहले काफ़ी सालों पहले
दशकों पहले सूअर से निकाला जाता था, उसके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था, लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इकोलाई बैक्टीरिया उसके जीन में चेंज कर दिया गया और वो इंसुलिन बनाने लगा। तो इसी जेनेटिक सीजर्स की खोज के लिए इन दो वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत बड़ी बात है। ये खोज कई साल पहले हुई और वो यूज़ हो रहा है, लेकिन अभी अवार्ड दिया गया है। ओके, और इस जेनेटिक सीजर्स को HIV, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया जैसे कई सारी बीमारियों के लिए जो संभावित जीनोम है उसकी एडिटिंग करके इलाज किया जाता है। ओके, आप देख रहे हो एक वीडियो ये है, और ये नोबेल प्राइज़ का जब अनाउंसमेंट हो रहा था तब ये दिखाया गया कि किस तरह से एक तरह से कैंची से हमने काट दिया है, या जो वैज्ञानिक हैं वो एक तरह से काट रहे हैं। ओके, तो वो केमिकल होता है मेनली। तो इस तरह से जो खराब जगह है, जो कोड गड़बड़ दे सकता है, जो मैसेज गलत दे सकता है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो उसको हटा दिया गया और फिर उसको दुरुस्त कर दिया गया। ओके, तो कई सारी बीमारियों में ये आशाजनक चीज़ देखा जा रहा है, और कई बार ये होता है हेरिडिटरी बीमारी पैदा करने वाले जीन्स होते हैं, तो उसको निष्क्रिय किया जा सकता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा और देखिए, जीन एडिटिंग से संबंधित बहुत सारी नैतिक चिंताएं भी हैं, जैसे कि भविष्य में डिजाइनर बेबी को पैदा किया जा सकता है, उसकी अवधारणा हो सकती है, यानी बच्चे की आँख, बाल, त्वचा, रंग कैसा हो, उसके माता पिता जैसा चाहेंगे वैसा उसके कोडिंग में चेंज करके, कोडिंग का मतलब कि उसके DNA के जीन्स में चेंज करके वो किया जा सकता है। जैसे कि चीन के वैज्ञानिकों ने 2018 में जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबी पैदा करने का दावा किया था। द हिंदू में आप रिपोर्ट भी देख रहे हो, ये 2018 की रिपोर्ट है। मैं ढूंढ रहा था इससे रिलेटेड, जब सर्च कर रहा था कि कैसे मैं आपको समझाऊं, तब मुझे ये न्यूज़ क्लिपिंग मिला 2018 का। तो इस तकनीक का संभावित दुरुपयोग भी हो सकता है, ये भी बात हो रही है। चूँकि ये तकनीक बहुत महंगी है, इसलिए इसका उपयोग केवल धनी या पैसे वाले लोग ही कर पाएंगे, ऐसी भी बात है। हालांकि इलाज वगैरह में काफ़ी कुछ काम चल रहा है इस पर। ओके, और एक और बात है कि इसके नुकसान भी है कि अगर किसी भ्रूण में गलत जीन एडिटिंग कर दी गई तो उसके बाद उसकी पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। इस तरह की ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बहुत बेहतरीन अगर देखें तो पॉजिटिव काम हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसलिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एक तरह से चिकित्सा विज्ञान, इसके अलावा जो बॉटनी के क्षेत्र में, इन सब में, फसल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव इसको देखा गया है इसके जरिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन एक समय आया था कुछ साल पहले, जब UPA की सरकार थी उस समय, तो और कई सारे बीज आए, अभी भी मार्केट में हैं। GM बीज कहते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। तो इसी तरीके से चेंज करके उसके DNA में किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए चेयरमैन कौन हैं? आंसर होगा दिनेश कुमार खारा। नाम ध्यान रखना आप। इससे पहले कौन थे? रजनीश कुमार। तो वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, उसके अनुसार इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। किसकी जगह ली है? रजनीश कुमार की जगह ली है। देखिए, रजनीश कुमार जो है वो 6 अक्टूबर को उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, तो अब दिनेश कुमार खारा जो है वो आगे हैं, और वो 1984 में PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देकर, और तब वो PO बने थे। उसके बाद अब वो चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, MCQ है, नोट्स बहुत डिटेल में है जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा समझने में। जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही डिटेल नोट्स भी लिखा होता है। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका बुक भी अवेलेबल है Amazon पे। अगला क्वेश्चन होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए चर्चा को लेकर 6 अक्टूबर को क्वाड की बैठक हुई है। तो ये किस देश में आयोजित की गई? 4 देशों की। आंसर होगा जापान। ओके, क्वाड देश कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इन सब के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है जापान की राजधानी टोक्यो में। ओके, तो क्वाड होता क्या है? देखिए, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग,
इस नाम से भी जाना जाता है। नाम तो एक तरह से डायलॉग है, लेकिन एक तरह से ये संगठन का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर उस क्षेत्र में जो चीन की जो बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियां हैं उसकी चिंता देखते हुए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये एक डायलॉग बनाया, क्वाड बनाया, जो कि एक संगठन के रूप में डेवलप होता जा रहा है। देखिए 2007 में जापान के प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे शिंजो आबे, तो उन्होंने क्वाड का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद रूस और चीन ने काफ़ी विरोध जताया था। अभी भी जो मीटिंग हुई है उससे ठीक पहले चीन ने काफ़ी कड़ा विरोध जताया है। ओके, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जो है शांत हो गया था, अलग हो गया था। इंडिया भी चुपचाप रहा। लेकिन अब जब स्थिति देखने को मिल रही है कि इंडिया के सामने एक चुनौती है, LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जो है, कई खबरें आ रही हैं कि वो अंदर घुस आया है इंडिया की ओर। इंडियन आर्मी भी कुछ इलाकों में चीन के कुछ घुसने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में जब इतना ज़्यादा टेंशन है तो क्वाड की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक तरह से क्वाड में भारत जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और क्या चर्चा हुई? वही बात हुई जो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हो मैप में, तो यहाँ पर जो चीन का दबदबा है उसको कम करने पर चर्चा हुई है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इस पर बातचीत हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर पहुँचे थे और उनका कहना था कि इंटरनेशनल जो नियम है उसके अनुसार सबको चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर जहाज़ों को बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और सभी को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। CBI के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया है 7 अक्टूबर 2020 को। तो किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? आंसर होगा इसका नागालैंड और मणिपुर। देखिए उनकी बॉडी यानी शव मिला है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। उनके अपने ही घर में फंदे से लटका हुआ था, शव पाया गया और वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी था और पुलिस को ये संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की है। उनकी उम्र 69 से 70 के बीच में थी। और आपको बता दूं कि अश्विनी कुमार 1973 बैच के IPS अधिकारी रह चुके थे, रिटायर्ड हो गए थे। 2008 में CBI के निदेशक बने थे और काफ़ी चर्चा भी थी उस वक्त, क्योंकि आरुषि तलवार हत्याकांड का मामला चल रहा था, जांच चल रही थी। बाद में जब वो रिटायर्ड हुए तो 2013 से 14 तक वो नागालैंड के गवर्नर रहे और इसी दौरान उनके पास मणिपुर के राज्यपाल का भी प्रभार था। तो पिछले बताया जा रहा है जो मीडिया रिपोर्ट्स उसमें ये है कि पिछले 6 महीने से वो उनकी सक्रियता जो है वो एक तरह से बंद हो गई थी। घर और कुछ बाहर आसपास ही टहलना घूमना वहीं रहते थे और आशंका जताई जा रही है कि शायद इसी वजह से, तनाव की वजह से, घर से ना निकल पाने और कोरोना के जो हालात है उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट है, उसमें ये कहा गया है कि मैं एक अलग दुनिया में जा रहा हूँ। तो ये बात देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक डले खुर्सिनी, उसे किस राज्य का GI टैग मिला है? भौगोलिक पहचान कहाँ की मिली है? आंसर होगा सिक्किम। देखिए इसे सिक्किम में रेड चेरी चिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड चेरी चिली। ओके, और ये डले खुर्सनी इस नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जो होती है उनमें से ये एक माना जाता है। वर्ल्ड हॉटेस्ट चिलीज़ में एक है ये। ओके, और काफ़ी महंगा बिकता है ये मिर्च। और सिक्किम में और पश्चिम बंगाल का जो नॉर्दर्न इलाका है, जैसे कि आपको कहूँ दार्जिलिंग हिल, उसके आसपास ये होता है। और किसने इसके लिए रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था? तो सिक्किम की ओर से किया था उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड ने। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने किया था। इस कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो दार्जिलिंग में है। तो ये हुआ है। GI टैग होता क्या है? मुझे लगता है आप सबको पता होगा। देखिए किसी खास इलाके में विशेष प्रोडक्ट है जिसकी कोई खास विशेषता है और वो एग्रीकल्चर या हैंडमेड प्रोडक्ट हो सकता है, तो
उसे ज्योग्राफिकल। तो जीआई टैग क्या है, मुझे लगता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं। देखिए, अगर कोई ख़ास इलाके में कोई ख़ास प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है एक अलग तरह की, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो या हैंडमेड प्रोडक्ट हो, और वो उसी ज्योग्राफिकल रीजन में होता है, तो उसी इलाके में होता है, तो उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नकल मार्केट में आती है उस चीज़ की, तो ऐसे में जीआई टैग मिलने से नकल रोकने में मदद मिलती है, प्रोडक्ट को एक ख़ास पहचान मिल जाता है। जिस तरीके से कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क होता है, उसी तरह से ये एक अधिकार है, एक राइट है, ओके, कि उस नाम से वहीं का मिर्च ही बिक पाएगा, उस नाम से दूसरी जगह की मिर्च नहीं बिक पाएगी, ये है। तो जीआई टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, ये WTO की वजह से ज़रूरत पड़ी। इंडिया जो है वो WTO का, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो WTO के मेन 3 एग्रीमेंट हैं जो सदस्य देशों को पालन करने होते हैं। जैसे एक गुड्स से रिलेटेड, यानी सामान से रिलेटेड एग्रीमेंट है, उसको कहते हैं गैट। दूसरा है सर्विस से रिलेटेड एग्रीमेंट, और तीसरा है ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट। तो उसी के तहत ये जीआई टैग होता है। तो इसी एग्रीमेंट के तहत, तीसरे जो एग्रीमेंट है उसके तहत भारत ने जीआई टैग का एक कानून बनाया हुआ है। और ये जीआई टैग कौन देता है, प्रदान करता है? तो जीआई टैग जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, उसके द्वारा ये तैयार किया जाता है, दिया जाता है, ओके। तो सिक्किम की बात हो रही है, ये मिर्च सिक्किम में है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी IACC ने किस भारतीय कारोबारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? आंसर होगा रतन टाटा, ओके। एक वर्चुअल आयोजन किया गया था अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को, और उसी दौरान ये अवार्ड दिया गया है उनके जो इंडिया और US बिजनेस के बीच में जो उन्होंने रिलेशन को लेकर जो भूमिका निभाई है बेहतर करने में, और ग्लोबल लीडरशिप में जो स्थान उन्होंने हासिल किया है, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर होगा 2 से 8 अक्टूबर, ओके। 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2020 की थीम क्या है? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ओके। और भारत में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल। आंसर होगा MA गणपति। उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, और इससे पहले इस पद पर राकेश अस्थाना थे, लेकिन राकेश अस्थाना को मैंने पहले ही बताया हुआ आपको कि अगस्त में BSF का DG बना दिया गया था, तो उसके बाद से ये पद खाली था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये अभियान है, नाम क्या है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो किस राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी वहाँ की सरकार ने शुरू किया? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ये शुरू किया है। कोरोना काल में सर्दियों में इस वक्त प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाला है, तो ऐसे में प्रदूषण को कम रखने के लिए अभी से ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी यानी शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? किस भारतीय के नाम रहा? आंसर होगा विष्णु शिवराज पांडियन, ओके। देखिए 3 अक्टूबर को ये ऑनलाइन निशानेबाजी थी, उसी में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ये गोल्ड मेडल जीता है। ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ कि आयोजन जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, मतलब सब अपने ही अपने देश में वहाँ पर जो शूटिंग रेंज है वहाँ पर है, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और लाइव चल रहा है, पूरे हर देश के लोग देख रहे हैं। तो वो शूटिंग चल रही है, उससे जो है देखा जाता है कि क्या निशाना हुआ, और इसमें इन्होंने ये जीत लिया है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, और PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए।
या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।